हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर 11 कैलकुलस का लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को प्लीज़ गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो हम पिछले लेक्चर में जो हमारी बात चल रही थी वो इंटीग्रेशन की चल रही थी। तो इंटीग्रेशन हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था पिछली बार। तो इंटीग्रेशन में बात कुछ ऐसी चल रही थी कि हमने मान लीजिए एक ग्राफ बनाया x वर्सेस y, और इस ग्राफ के नीचे का एरिया हमको निकालना है। हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। तो कुछ बात हम लोगों ने कर ली थी पिछले लेक्चर में। जैसे हमने क्या किया था कि इसके नीचे का ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो हमने ये लॉजिक दिया था कि हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स बनाई थी, ऐसी स्ट्रिप्स बनाई, और हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया था। पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, लेक्चर 10 देखना पड़ेगा, उसी की कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो ये जो टोटल एरिया है वो इस तरह से आ रहा था, दिस टोटल एरिया ये आ रहा था, इस तरह से कुछ लिखा था हमने, एरिया इक्वल टू ए वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ऐड कर दिया इसको। तो इसको हमने ऐसे लिखा था अल्टीमेटली, इट्स इंटीग्रेशन ए इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ये जो साइन बनाया मैंने इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, मतलब ये समीशन का साइन है। मतलब हमने ये जो ट्रेपीजियम्स बन रहे थे, ये जो पतले पतले ट्रेपीजियम्स बन रहे हैं, इनके एरियाज को ऐड कर दिया तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ये टोटल एरिया मिल जाएगा। और ये एक बात और हमने करी थी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन भी है इंटीग्रेशन का। और ये भी हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर इस भावना को लेके हम चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, तो हम इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इजीली सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मतलब मैं इतना बताऊँगा कि फिज़िक्स में आपको कोई दिक्कत ना आए, एप्लीकेशन में फिज़िक्स में दिक्कत ना आए। तो जैसे कैसे, ऐसे कि अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे होंगे मैं अभी समझा रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा cos x, dx को ऊपर ले जाएं और इसको इंटीग्रेट करें, मतलब इसको इंटीग्रेट करें तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा sin x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से फार्मूला का, सारे फार्मूले इसी तरह आप रिवर्स करके निकाल सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप इसको, मतलब मैंने ये कहा कि cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा, या उल्टा चलो जो रिजल्ट आया इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आ जाएगा। जैसे करके देख लो, जो रिजल्ट आया उसको डिफरेंशिएट करो, sin x प्लस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा, 0 होगा, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये बन गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस पे कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, वहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। तो इसी तरह अगर और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये आएगा। यानी मैं अगर इस माइनस को यहाँ अंदर ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इस माइनस को यहाँ लेना, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ऊपर ले जाए साइन एक्स डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे इसको, जो रिजल्ट आया उसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये उल्टा चलेगा ना, रिवर्स हो जाएगा, ऑपरेशन रिवर्स्ड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक फार्मूला ये आया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, और इसी को जो रिजल्ट आया अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट के साथ, इस विचारधारा के साथ आप चलोगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं को रिवर्स करना है। अच्छा, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं चाहता हूँ इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ मैंने स्टार बना दिया, इसको याद कर लीजिए। और इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, मतलब वेरीफाई ऐसे करोगे जैसे आपने x टू द पावर n को इंटीग्रेट किया तो ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको x टू द पावर n मिल जाना चाहिए। तो आप अगर इस तरह से फॉर्मूले को सत्यापित करना चाहते हो तो आप एक बार देख सकते हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करो जो रिजल्ट आ रहा है, तो पहले इसमें हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर दिस माइनस 1, मतलब इसमें से माइनस 1 करना होता है ना, तो इसमें माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, तो ये कट गया, तो क्या आया, x टू द पावर n आया, मतलब ये आ गया, मतलब इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। मतलब ऐसे आप चेक कर सकते हो फॉर्मूले को अगर चाहो। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला, ये एक फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको आप याद करो। तो देखो इसको कैसे यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमने फॉर्मूला ये बताया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर है, इमेजिन करो, कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, 1 2 3 4 1.5 1.7 2.8 9.2, कुछ भी, कोई भी नंबर इमेजिन करो। मान लो यहाँ पे n की जगह 2 है, तो मैंने, मतलब मैं इसको, मेरी भाषा ये होगी कि एक्स स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1, n की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, n की जगह 2 रखिए, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या आया, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब इसको ऐसे याद करिए कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे पावर है वो एक बढ़ जाएगी, 2 का 3 हो जाएगा, 2 + 1 कितना होता है 3, डिवाइडेड बाय यही पावर नीचे ले आओ 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता है x⁻3, इंटीग्रेट करना है, x⁻3 को इंटीग्रेट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पावर एक बढ़ा दो, 3 में एक ऐड करो, 4 हो जाएगा, और यही पावर नीचे ले आओ 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x⁴/4 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा इसको ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन है, इंटीग्रेशन 2x³ + 3x² + 5x + 4, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, आगे dx, ये है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, 2x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखो, इस पहले पीस को देखो, पहले पीस में क्या है, ये 2x³ लिखा है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, बाहर ले लो, अंदर ये आया। सिमिलरली यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर ये आया। सिमिलरली यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर ये आया। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर ये आया। अब इसमें वो पावर वाला जो फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप उसको याद कर लो, तो पावर वाले फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करिए। x³ को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x⁴/4, 3x² को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x³/3, x को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²/2, एक पावर बढ़ जाती है ना यहाँ पे, मतलब इसको इमेजिन करो ये x⁻1 लिखा है, तो एक पावर बढ़ जाएगी, 1 + 1 कितना होगा 2, और फिर यही 2 नीचे चला जाएगा। और ऐसे याद करो, dx को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x, dt को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा t, dx को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x, ये हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और मैं बाद में भी बताऊंगा आपको कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी, जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होगी तो वो डेफिनेट में क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुकिए, पेशेंस। ये जो मैंने जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ किया तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट की बात बाद में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका जो यूज़ है, जैसे कि हमने देखा था कि इंटीग्रेशन का यूज़ है कर्व के नीचे के एरिया को निकालने का, तो देखिए हम प्रैक्टिकली उसको करके देखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन लाएं, उस क्वेश्चन से हम किसी कर्व के नीचे के एरिया को निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे हमारा फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, मैं लेके आया हूँ 3x² + 6x + 7, 3x² + 6x + 7 फंक्शन है, तो उसका कुछ ग्राफ भी बनेगा। ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया
और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे मैंने रफली बना दिया, डोंट बी वेरी सीरियस अबाउट इट। और इसके नीचे का मान लीजिए मुझे एरिया निकालना है, मकसद हमारा ये है कि हम ये एरिया निकालना चाहते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे x इक्वल टू 10 है। मतलब x इक्वल टू 5 से लेके x इक्वल टू 10 के बीच का एरिया निकालना चाहते हैं। मैंने इसको यहाँ पे ये हैच कर दिया है, हैचिंग कर दी, मतलब हैश पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, इस एरिया को निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन नहीं आता या न्यूटन ने उसको डिस्कवर ना किया होता तो हम एरिया निकाल ही नहीं सकते थे, हमारे पास कोई टूल ही नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं एक जीनियस होता है, वो जब जीनियस पैदा होता है तो उसके कई साल बाद दूसरा कोई पैदा हो सकता है, जैसे न्यूटन के बाद आइंस्टाइन साहब हुए। तो यही मेरा कहना था कि उन्होंने जो काम कर दिया उसको अगर हम देखें तो हम बहुत अचंभित हो सकते हैं, बहुत उत्साहित हो सकते हैं और बहुत मोटिवेट हो सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया है। मतलब आज से पहले आप इस एरिया को नहीं निकाल सकते थे, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेपीजियम नहीं बन रहा है, ये ऐसे घूम गया है। दिस इज नॉट ए ट्रेपीजियम, ये यहाँ से ऐसे घूम चुका है, अभी घूम गया है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस इज नॉट ए ट्रेपीजियम। तो ये एरिया निकालना आपके बस की बात ही नहीं है अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो यानी कि ये सारी देन किसकी हुई, न्यूटन की हुई। तो न्यूटन की हेल्प से हम इस एरिया को निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन बाय डीएक्स, यहीं से न्यूटन ने बिल्ड किया था। अब हमको यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ करना चाह रहे हैं तो छोटा एरिया होगा, यहाँ से वहाँ करना चाह रहे हैं तो बड़ा एरिया हो जाएगा। तो मतलब वी हैव टू टेल, हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको बताना चाहेंगे तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 5 से 10 जा रही है। तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो 5 to 10 होंगी, ये लिमिट्स, इसको कहते हैं लिमिट्स, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। मतलब यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि x कहाँ से कहाँ जाएगा। जब हमने उसको बता दिया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी तो वो डेफिनेट हो गया। तो इस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि भाई x यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग नहीं करते। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग तब करोगे जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इनडेफिनेट मतलब हमने लिमिट्स नहीं डाली हैं, तो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो हमें कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि लिमिट्स डाल दी तो हम अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिख देते हैं, y की वैल्यू ऊपर से ये वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, क्या आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 7 इंटू dx। तो यहाँ से ये हो गया a इक्वल टू, ये 3 बार हमने ये ऐड कर रखा है ना, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3x² dx 5 to 10 प्लस इंटीग्रेशन 6x dx लिमिट्स 5 to 10 प्लस इंटीग्रेशन 7 dx लिमिट्स 5 to 10। इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में इसको लिख लिया। 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x² dx, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक गई 5 से 10, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया। देखिए आपके सामने आ गया।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। एरिया मिल जाएगा मतलब कमाल हो जाएगा, आना आना पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। और इससे पहले आप इस एरिया को नहीं निकाल सकते थे। देखते रहिए और सोचते रहिए इसकी महिमा। अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x³/3। लिमिट्स जा रही हैं ये कहाँ से कहाँ तक, 5 to 10 प्लस 6 को ऐसे रहने देते जैसे है। x को इंटीग्रेट करोगे मतलब यहाँ पे ये मान के चलते हैं ये x⁴ है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो 1 मानते हैं। तो ये हो जाएगा x²/2। और ये लिमिट चली जाएंगी 5 से 10। आगे चलिए, dx को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x, लिमिट चली जाएंगी 5 से 10। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब ये लिमिट्स को आप कैसे अंदर इनको यूज करोगे, इंसर्ट कैसे करोगे, लिमिट्स को यूज कैसे करोगे। याद दिला दूं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो पहले x की जगह आप रखेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह क्या रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 10³। फिर x की जगह लिखेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या लिखोगे 5, तो क्या हो जाएगा 5³ और दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे बढ़िए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे पहले, अपर लिमिट 10, तो क्या हो जाएगा 10²। फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5²। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा 10। फिर x की जगह लोअर लिमिट रखोगे तो क्या होगा 5, दोनों को माइनस कर देंगे, 10 - 5 हो गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1135 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप सॉल्व करिएगा इस एक्सप्रेशन को, तो ये आएगा 1135 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ये एरिया आ गया। अब देखिए कितना एग्जैक्ट है ये, मतलब मैथ्स कितनी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो ये कितनी बेहतरीन बात है, मतलब इसको जितना सोचिए, वी शुड बी ग्रेटफुल टू मिस्टर न्यूटन, जितना सोचिए उतना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया मिल सकता है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लिमिट्स डालने के तरीके को देख लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट्स ऐसी चलेंगी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर दो। फाइन, इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के नीचे के एरिया को निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने देखिए आपको करके दिखा दिया और ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y = sin x। साइन y = sin x का पहले ग्राफ इमेजिन करते हैं, और ये ग्राफ बनाना हमने आपको y = sin x का ग्राफ बता दिया था। ऐसा ग्राफ जाता है, अब याद करो, मैक्सिमम वैल्यू +1 यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1, मतलब sin x जो है वो +1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 थ्रू 0। हमको मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 0 है, यहाँ पे x = 0 है और यहाँ पे x = पाई है। मैं बता चुका हूँ कि x = पाई रेडियंस का मतलब 180 डिग्री होता है। हमें ये एरिया मान लीजिए निकालना है,
तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये कोई सर्किल नहीं है, ये सर्किल का पार्ट नहीं है। अगर ये सर्किल का पार्ट होता तो आपको शायद याद होता, आप कहते लीजिए मैंने निकाल दिया। तो सर्किल का एरिया भी हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्किल, ये कोई भी कर्व है। अब ये एरिया हम कैसे निकालें? एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से पाई तक जा रही है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y की वैल्यू क्या है? ऊपर देखिए साइन x, यहाँ रख दीजिए। x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से पाई। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये क्या हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करोगे। साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे, अभी मैंने दिखाया था, साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। और ये लिमिट्स डाल दी। लिमिट्स ऐसे डालते हैं 0 से पाई, मतलब ये तरीका है, ऐसे लिखने का तरीका है। मतलब ऐसे मत पूछेगा ये ऐसे आप क्यों लिख रहे हो, ये कन्वेंशन है, मतलब ऐसे ही हम लिखते हैं, यही हमारा तरीका है। तो ये हमने ये लोअर लिमिट डाल दी, ये अपर लिमिट डाल दी, तो ये लिमिट डाल दी। अब उसके बाद इन लिमिट्स को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। पहले x की जगह अपर लिमिट डालिए, तो क्या आया? पाई। फिर x की जगह लोअर लिमिट डालिए तो क्या आया? 0। तो ये बना cos पाई माइनस cos 0। cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इसको आगे कैसे लिखोगे? ये माइनस तो वैसे रहने देते हैं, और cos 180 हो गया -1, cos 0 होता है 1, तो ये कितना हो गया? -1 -1 -2 हो गया। और ये पहले भी एक माइनस लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? +2, +2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने ये एरिया निकाल लिया, कैलकुलस की हेल्प से हमने ये एरिया निकाल लिया। इस एरिया को आप निकाल ही नहीं सकते थे अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। अगर आपको इंटीग्रेशन मतलब आज से पहले अगर आपने न्यूटन की इस खोज को ना जाना होता तो आप इस एरिया को कभी नहीं निकाल सकते थे। तो अगेन इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इस एरिया को निकाल लिया। चलिए, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का जादू देखा और उससे हमने कुछ फंक्शंस के नीचे के एरिया को निकाल लिया। कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा, इंटीग्रेशन y dx और लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहीं यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है और आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।